नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। सियासत पर संत भाव की पॉलिश नहीं चढ़ती, चढ़ जाए तो भी ज्यादा दिन तक रहती नहीं। जितने दिन रहती है उतने दिन भी खुद को जब्त नहीं रख पाती। पता चल जाता है कि संत भाव की परत के पार सियासत है। पाकिस्तान के साथ चल रही ताजा कश्मकश इसका बड़ा नमूना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के हवाले से भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने सरकार के साथ होने की बात तो कही, लेकिन 4 दिन बाद ही मामले पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस की शिकायत है, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा तो पहले दिन से ही राजनीति कर रही है। शौर्य सेना का है, श्रेय सरकार लेने की कोशिश कर रही है। आरोप राजनीतिक हैं और आरोप लगाने में इतनी तत्परता शायद इसलिए दिखाई जा रही है कि सामने चुनाव है। आज प्राइम डिबेट में सरहद पर तनाव और मुल्क में चुनाव के सियासी रिश्ते पर बहस होगी। पहले चर्चा के बिंदु। जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा देश मजबूत करने की बजाय बूथ मजबूत कर रहे हैं पीएम। विपक्ष की तीखी आलोचनाओं के बीच बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बयान पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। अरुण जेटली का ट्वीट, विपक्ष से अपील है देश को एक आवाज में बोलने दीजिए, कृपया आत्मनिरीक्षण कीजिए। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं। प्रकाश भंडारी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश दाधीच साहब हमारे साथ प्राइम डिबेट में। आज बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। अर्चना जी, भारत पाकिस्तान के बीच में जो ताज़ा तनाव है, अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उनमें केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की कार्यशैली से, क्रियाकलाप से क्या शिकायत है आपको? देखिए जेपी जी, अभी जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस सब की चिंता पूरे देश को है। और देश ऐसी आपदा जिसे राष्ट्रीय आपदा ही करार दिया जाता है, उसमें सब एक साथ एकजुट खड़े भी होते हैं, सेना के शौर्य पर गर्व भी करते हैं और सेना के साथ खड़े भी हैं। वैसी अवस्था में जब ऐसा घटनाक्रम हो गया और हमने अपनी एक शौर्य का प्रदर्शन भी हो गया, हमारे एयरफोर्स का, हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का, सब लोगों का मिला करके, उसके बाद आप अचानक से उस चीज को ये कहना शुरू कर दें इनके नेता लोग कि साहब इससे सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पूरे देश को बांटने का प्रयास करें उनके पोस्टर बैनर्स के तहत, और कहें कि साहब ये हमारे वोट बटोरने के लिए हमारी सीटों की जो वृद्धि होगी उसका एक कारक होगा, तो इससे हर देशवासी को इससे आघात पहुंचता है। और विशेषकर सेना के उस फीट को आप पॉलिटिकल मैंडेट के तरह से देखना चाहते हैं तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ये अवस्था इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जब ये हुआ तो सबने इसको स्वीकार किया, सबने इस सेना को साधुवाद भी दिया और सरकार के साथ खड़े होने के सबने अपनी बात भी कही। और इस चीज को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी सवरेनिटी पर प्रहार किया था पाकिस्तान ने और उसका बदला भी लिया गया, तो इसमें किसी कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन आप उसी को लेकर के सभाओं का आयोजन करें और जो हमारे शहीद हुए जांबाज उनकी तस्वीरों को पीछे लगा दें और लगा करके फिर उसके बाद जो बयानबाजी की जाती है, उससे निश्चित रूप से हमारी देश की सेना को भी अच्छा नहीं लगता, उनका मनोबल भी गिरता है कि साहब हम लोग हमारी तो जाने जा रही हैं और इसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास करें। ये मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो या पाकिस्तान के साथ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इससे पहले भी बहुत से घटनाक्रम हुए, लेकिन किसी सरकार ने इसे फायदा उठाने का प्रयास किया, ऐसा देखने को इस बार ही मिला है। तो विपक्ष की आपत्ति सिर्फ इतनी है कि जब येदियुरप्पा कहते हैं कि हमारी 22 सीटें इससे बढ़ जाएंगी, या फिर अरुण जेटली जो हैं जिनका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर के, हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर भी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि साहब ये जो विपक्ष है वो तो इमेजिन नहीं करता था, हमने करके दिखा दिया। यानी उस चीज को भी आप अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो विगत के सारे शौर्य को, विगत में हुई सारी जो देश की अस्मिता पर प्रहार है उसका जो रिटालिएशन किया गया, उन सबको गौण बता करके और सिर्फ ये कहना कि साहब 56 इंच का सीना तो हमारे पास ही था और सोशल मीडिया का अत्यधिक दोहन कर देना, ये सारी बातें इस बात की सूचक हैं कि आसन लोकसभा चुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है जो उनकी सारी कमियों, उनकी खामियों, देश के साथ किए गए छलावे पर पर्दा डालने का एक कुत्सित प्रयास है। देश की जनता भी समझती है और यही आपत्ति है। समझती है ना देश की जनता, फिर आपको क्यों समझाना पड़ रहा है? देखिए साहब, समझाना इसलिए पड़ता है कि अरुण जेटली जी अस्वस्थ होने के बावजूद बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी भी उस तरह की करते हैं जिससे कि सीधा टारगेट विपक्ष को किया जाता है या पूर्ववर्ती समय की सारी
सरकार है जिसमें वाजपेयी जी भी थे। और इसके अलावा इनके जो कर्नाटक के वरिष्ठ नेता है इस तरह की बातें करते कि सर्जिकल स्ट्राइक, जो सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक है तो सीट्स में वृद्धि होगी। तो यानी आप जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि यही एक मुद्दा है जो हमारे लिए एक कह सकते हैं रामबाण साबित हुआ, क्योंकि अन्यथा तो सारी चीजें गौण हो चुकी है, उनका कोई फायदा। लेकिन ये लोग, भाजपा ये कहती है कि इन्होंने तो पलटवार किया। दरअसल शुरुआत आपने की सियासत की। पहले तो आपने कहा कि देश के ऊपर ये ऐसी विपत्ति आई है जब शहादत हुई, तब आपने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई बयानों में फर्क नहीं किसी भी तरह का, पूरा देश एक सुर में बोलेगा, हम भी उसी सुर में बोलेंगे। फिर आपने ये निकाला खोजकर कि प्रधानमंत्री जब हमला हुआ था उसकी सूचना के बाद कहाँ क्या कर रहे थे, वहां से आपने हमला शुरू किया, इन्होंने पलटवार किया। ये इनका कहना है। देखिए जेपी जी, उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ, हमने नहीं खोजा, ये खोजा एक जागरूक मीडिया ने, कि जब अटैक हो जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नेशनल ज्योग्राफिक के लिए एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें अपनी कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है, एक इवेंट को कैसे क्रिएट करना है, उसमें संलग्न थे। यदि देश की ये अवस्था है कि देश के प्रधानमंत्री को ये सूचना ही नहीं मिल पा रही है समय पर कि उनके जाबाज सैनिकों पर आतंकी हमला हो गया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन हमने उस समय कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ अब इसलिए कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया अब उसका सियासी फायदा लेते हैं। चूरू में आपने क्या किया, सारे जो हमारे फौजी जाबाज मारे गए, शहीद हुए, उनके चित्र लगा दिए। अभी तो उनके घर वालों के आंसू भी नहीं सूखे हैं, अभी तो देश की जनता का उद्वेलन भी समाप्त नहीं हुआ, और आप छातियां पीट करके और अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो हम लोग एक खुदी विपक्ष होने के नाते उस मीडिया के साथ खड़े हुए, जो मीडिया उजागर कर रहा है कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक आपने नहीं की, आपको तो देखिए एक बात बताऊं, अपने हमें कोई शर्म नहीं आती है, तो फौजी मुझे क्या शर्म आएगी, शर्म उनको आएगी जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिनको पता ही नहीं फौज का शौर्य क्या होता है। मुझे बताइए जेपी जी, किसी सिविलियन गवर्नमेंट को या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को पता भी होता है क्या सिर्फ ये है कि हाँ आर्मी को हमने छूट दी है, ये सही बात है, हर सरकार देती है, और कैसे एयरक्राफ्ट जाएंगे, कैसे उसमें प्लगिंग होती है ऑन एयर, कैसे उसमें रिफ्यूलिंग होती है, सब कोई नहीं जानता कितना बड़ा फीट है। लेकिन ये फीट आपका नहीं है, ये हमारी सेना का है। मुकेश जी जरा बताइए, आप सियासत के लिए उठाओगे तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमें शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि चुकी है 2014 मैं जानती हूँ फौजी की बेटी होने के नाते कि उस पर सियासत की जाए, उसका कोई फायदा नहीं। वापस आपके पास आता हूँ। 2004 से लेकर मुकेश जी मुझे बिंदुवार बताइए अर्चना जी को और क्या क्या सोचना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इनके नेता घटना के 3 दिन 4 दिन बाद ही बयानबाजी शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं, सेना को डिफ्यूज करने की बात करते हैं, सेना को डिफ्यूज करने की बात करते हैं, और आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, आप नेता कर रहे हैं। इसलिए अगर देश की जनता की भावना अगर कोई है तो उसको आप रोक सकते हैं। पूरा देश इसलिए इस प्रकार चूंकि इस तरह के सवाल उठाते हैं, इसलिए आप लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो देश को एहसास होना चाहिए, ये आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ती है साहब? देश को एहसास है, तो ये आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को, तो फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट, फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उनको कहना पड़ता है, फिर आपको भंवरलाल मेघवाल के सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि देश किस प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित नहीं था। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि 2000 करते इसलिए कह रहे 2004 से लेकर के 2014 तक साहब आपकी सरकार थी, देश में 53 बम विस्फोट हुए, आप करते ना, किसने मना किया, किसने रोका आपने? सबसे दर्दनाक, सबसे अभी अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आपको दर्द होता है। अगर जनता जगह जगह मोदी जी के सम्मान में खड़ी होती है, सेना के सम्मान में खड़ी होती है, आपको दर्द होता है। इसलिए अरे आप तो आतंकवादियों के साथ जाके खड़े हो गए इंसान। अरे आप तो चलिए ठीक है, जेएनयू में आतंकवाद के साथ जा खड़े, आपके कारण हमारे 44 जवान मारे गए हैं, क्योंकि वही आतंकवादी अपने आतंकवादी बदला ये ना 40 के बदले 400 मारे, ये उनका बदला है साहब। तो आपने मारे क्या? उस सेना ने मारे, हमने थोड़ी मारे। और हम होते राज में तो हम भी यही करते। अर्चना जी यही समझने का फर्क है, यही समझने का। एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट मुकेश दा दीजिए। नहीं, इनकी उपलब्धि नहीं है तो फिर सवाल इनके ऊपर क्यों जाते हैं अर्चना जी? जब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी तब तक सवालों के घेरे में ये थे, जब कार्रवाई होगी तो श्रेय इनको नहीं है। जेपी जी मेरी बात सुनिए, जब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हुई
जैसे डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश की जनता ने मान लिया सर्जिकल स्ट्राइक हुए, सब एक साथ खड़े हो गए एकजुट। लेकिन क्या आवश्यकता थी कि गृह मंत्री आकर के बयानबाजी करें, श्रेय लेने का प्रयास करें? ये राजनीतिकरण शुरू करते हैं राजनेताओं के माध्यम से, सेना के शौर्य को अपना बता करके, और 56 इंच का सीना न जाने कौन कौन से जुमले देते हैं, और उन जुमलों के आधार पर हम कहते हैं, मुझे बताइए चूरू की सभा में आपने क्यों 44 जो जाबाज थे उनकी तस्वीर लगा करके और अपना राजनीतिक प्रचार किया? अरे साहब, उनके घर वालों से पूछो, अभी तो 12 दिन हुए थे, फिर उसके बाद क्षमाएं, तिमाही, ये सारे क्रियाकर्म होते हैं कि नहीं होते? हमें आपत्ति है। अरे आपने तो आज तक शहीदों के घर पे केवल क्यों उसका इंटेलिजेंस आपने तो शहीदों के घर पे केवल टोपी जाती थी, उनके टोपी जाती थी, आप तो बख्शे जाते थे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको शहादत का दर्जा दिया, उनको शहीद का दर्जा दिया, उनको उनका घर, उनका चलिए सुनिए, सम्मान के साथ जिस प्रकार से होना चाहिए संस्कार वो करके दिखाने वाला। अच्छा मुकेश दादी साहब, मुकेश दादी साहब, अर्चना जी एक मिनट सुनिए, अर्चना जी एक मिनट सुनिए, अर्चना जी एक मिनट सुनिए, अर्चना जी, मुकेश दादी साहब, ये बात नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश की जनता बोलती तो बहुत ही बेहतर था। कम से कम आपकी पार्टी का कोई दूसरा नेता, सुनिए, दूसरा नेता अगर कोई ये बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बात जस्टिफाई होती, अच्छा लगता। मोदी जी खुद के लिए जब ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस बात में उतना वजन रह जाता है क्या जितना किसी और के मुंह से बात निकलती तो रहता? मुकेश दादी साहब, देखिए जेपी जी, उनको खुद को कहना पड़ रहा है मोदी है तो मुमकिन है। पूरा देश जिस प्रकार से कह रहा है, और क्या होता है कि जब आप फैसले करते हैं तो फैसले को आपको जनता के बीच में जस्टिफाई कराना पड़ता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो फैसले हमने लिए, जो भी फैसले 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी ने किए हैं, वो उसका परिणाम क्या होगा वो आगे चुनाव बताएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन फैसले लेने की जो ताकत है वो मोदी का विषय हो सकता है, ये सब बातें बहस का विषय हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये इसलिए आज देश दो घटनाएं अपन देख चुके हैं, उरी की घटना के बाद में, पुलवामा घटना के बाद में, जिस प्रकार देश के आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान दबाव उन पे हमले हो गए आतंकवादी, ये मुमकिन कर दिया आपने। अरे 54 आतंकवादी हमले। अरे मुकेश जी सुनिए, अर्चना शर्मा जी मुझे समझाइए, इस वक्त जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और एक तटस्थ बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को मानता है, वो ये कहता है कि लड़ाई जो है वो आजकल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कूटनीति से लड़ी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जिसके लिए भाजपा कह रही है कि हमने इतने देशों से, इतने मुल्कों से संबंध सुधारे, पता नहीं सुधारे नहीं सुधारे, वो आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम मानते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक कारगर हथियार है इस तरह के तनाव में। मानती है ना अर्चना शर्मा जी? देखिए, डिप्लोमेसी तो हमेशा से एक हथियार रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सिर्फ ये कह दें कि हमने इसको अलग थलग किया, रशिया से आपके रिलेशन खराब हो गए, चाइना आपके साथ खड़ा नहीं है, अमेरिका की स्थिति देखिए क्या है, जापान भी बिल्कुल एम्बिवेलेंट है, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर है ये गवर्नमेंट का। कितना बेहतर तरीके से उसको साधा ही डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन एक बात डिबेटेबल नहीं हो सकती, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है वो जब सरकार पर सवाल उठाती है तो ये खबरें केवल हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर नहीं रहती, पूरी दुनिया में फैलती हैं, उन देशों के पास भी जिनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें। जब हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज आती है कि वाकई चूंकि चुनाव है इसलिए तनाव है जो पाकिस्तान बोल रहा है, जब हमारे यहां से भी इस तरह की आवाज बाहर जाती है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देश ये मान करके कि नहीं, तनाव का और चुनाव का कोई संबंध नहीं है, हम तो हिंदुस्तान के साथ आएंगे, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है अर्चना जी? देखिए जेपी जी, विपक्षी पार्टियों ने कब कहा ये, इसको भी समझना पड़ेगा। जब येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ इनके नेता कहते हैं कि ये सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक है, इससे हमारी सीटें बढ़ जाएगी, यानी पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कहना पड़ेगा साहब, ये लोकतंत्र है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये आर्मी के फील्ड का इस्तेमाल करोगे अपने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए, साफ प्रश्न उठेंगे, और उठेंगे नहीं, जनता भी उठाएगी, और आप शक्ति पर ही प्रश्न खड़े होंगे। आपकी उपलब्धि नहीं है, सेना का शौर्य। ठीक, आ रहा हूं आपके पास, मुकेश जी आ रहा हूं। प्रकाश भंडारी साहब पहले, प्रकाश भंडारी साहब एक मिनट, प्रकाश भंडारी साहब, क्या ये इस तरह का एक थ्योरी इस तरह की भी आ रही है कि कांग्रेस को इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अभी पिछले 1-1.5 महीने में इस बात का करीब करीब भरोसा हो चला था, उम्मीद बहुत बड़े पैमाने पर जग चुकी थी कि केंद्र से नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जा सकता है, वो समय करीब आ गया है, अगर प्रयास करेंगे, विपक्ष एकजुट तो होगा, तमाम चीजें वो सब होंगी तो। लेकिन ये जो कश्मीर एपिसोड अभी हुआ है
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ये भरोसा हो गया है कि देश में उसकी वापसी होगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं, या विपक्षी पार्टियों को, तमाम विपक्षी पार्टियों को ये लगा है कि उनकी उम्मीदों को, उनके प्रयासों को, उनकी जो रणनीति थी उसको एक बड़ा झटका लगा है। इस वजह से यह तमाम सियासत जिसको ढांकने की कोशिश की जा रही थी वो सतह पर आ रही है। प्रकाश भंडारी जी, देखिए सर, जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ भारतीय वायुसेना का, उसे 3, 3:30, पौने 4 बजे ये अभियान चालू हुआ था और 12:30, 1-1:30 बजे चूरू में थे प्रधानमंत्री। सुबह जो घटना हुई थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या मांगा? वोट मांगा और अपने सारे जो कार्यकाल के जो प्रधानमंत्री बोल रहे और बीजेपी की सत्ता है केंद्र में, उसके और किसानों को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी एक कविता के रूप में, वो क्या था? वो एक शुरुआत थी, लेकिन बाकी पूरी सभा के अंदर, पूरी अपने भाषण के अंदर उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगा चूरू के अंदर, और वो चूरू को वीरभूमि बताया, चूरू सीकर झुंझुनू को वीरभूमि बताया। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन से, उसी कुछ 5-6 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे के बाद ही मोदी वोट मांगने लगे थे। लेकिन तकनीकी तौर पर तो गलत नहीं थे प्रकाश जी। उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, जिसका भारतीय जनता पार्टी वालों ने इंटरप्रिटेट किया कि देश की सेना जो है वो सक्षम है, उसके हाथों में है। आप सैनिकों की कितनी बढ़ाई की उसमें, पूरी इसमें खाली कविता का उसमें आपने जो लिखा उसमें देश नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने नमन किया। आप सुनिए, आप ये बताइए उन्होंने जो स्मार्टनेस रखी है अपने सेना, पूरा भारत जो है सुरक्षित हाथों में, तो पूरा भारतवर्ष जानता है। लेकिन आपने सैनिकों के शौर्य का क्या रूप दिया आपने? वोट मांगने का। बोले आपका वोट चाहिए मुझे। प्रकाश जी, मैं वोट लिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट मुकेश जी, प्रकाश जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि जो तकनीकी स्मार्टनेस उन्होंने अपने शब्दों के चयन में दिखाई, क्या लोगों को यह समझ में आया? क्या ये परसेप्शन बना? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं प्रकाश भंडारी जी कि इन्होंने 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ही इस घटना को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी। क्या ये अवधारणा बनी? क्या ये बिल्कुल समझ में आया लोगों को, और आज भी ये कहना चाह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एक इन फायदा नहीं मिला अभी तक, अब क्योंकि जो स्पष्टता नहीं है। आपने स्ट्राइक किया, उसका कोई आपके पास सबूत नहीं मिल रहा है, और वो पाकिस्तान के पास ज्यादा सबूत हो रहे हैं। आज तो सबूत दिए हैं सर। आज तो तीनों आर्मी चीफ, आर्मी, नेवी और ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन जो आम नागरिक, आम इसमें जरा जाता है, वो पब्लिक तो बिल्कुल समझ चुकी है इस बात को कि एक एक पल को बुना रहे हैं, एक एक पल को वोटों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 4-5 घंटे भी नहीं हुए थे, चूरू के अंदर प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां बताते हुए वोट मांगा था। उस दिन, जिस दिन सैनिकों को सलाम करने का दिवस था, उस दिन वोट मांग रहे थे आप। और मुकेश दादी साहब, ये सवाल तब उठेंगे ही उठेंगे, भले ही चूरू की सभा से उठे नहीं उठे, लेकिन जब आपकी पार्टी के नेताओं के श्रीमुख से ये बात आएगी कि इससे इतना तो हो गया कि हमारी सीटें इतनी बढ़ जाएंगी। देखिए जेपी जी, मैं कहना चाहूंगा कि 300 सीट का दावा करने लग गए। जब देखिए 300 सीट का दावा, 300 सीट का दावा करने लग गए, ध्यान नहीं है आपको 400 सीट का दावा करना चाहिए। तो आपको ध्यान नहीं है, बड़ी उपलब्धि कर लिया हमने तो जब ये घटना नहीं घटी उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था, इस बार 400 पार। आप उस बात को भूले, हम आज भी कह रहे हैं, कौन मना कर रहा? इस बार 400 पार अभी भी कह रहे हैं। नहीं तो मैं कहना चाहूंगा, देश में जिस प्रकार का वातावरण है, देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है, प्रधानमंत्री जी की टोंक की सभा हो, सुरक्षा से समझौते हो रहे भाई। अर्चना जी, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हमले के बाद भी, बंबई की घटना के बाद भी, जयपुर की घटना के बाद भी यूपीए की सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब हम बदला लेने के लिए निकलते हैं तो आप कहते हैं शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक के बदले 10 सीट लाएंगे, 4 सम्मानित के बदले 400 सीट आए। आप कैसी बातें करते हैं साहब? देश की जनता आपको बेनकाब करने के लिए खड़ी है। और अब जो बचा था सारा शौर्य सेना का, उसको भी 56 इंच के सीने में समाहित करके फिर हिस्सा दे जाते हो। कोई नहीं स्वीकार करेगा ऐसी सरकार को। आपके स्वीकार आज पूरा देश खड़ा है सरकार के साथ, सेना के साथ, लेकिन आप उसका राजनीतिक फायदा उठाओगे तो देश इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको बेनकाब
2013 में किया, 2014 में किया, पता चल गया कि आप कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में, आपने सारे हमले जो आतंकवादी, चलिए ठीक है। प्रकाश भंडारी साहब सुनिए, मुकेश जी सुनिए, अर्चना जी प्लीज, प्रकाश भंडारी साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जैसे आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपकी नजर होगी इस पे। एक तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, जिसमें आज तीनों जो हमारे सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात रखी है। पाकिस्तान ने ये जेस्चर दिखाया है कि कल अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद इन परिस्थितियों को किस तरफ जाते देखते हैं। और एक बात और चल रही है कि चुनाव तय समय पे होंगे या नहीं, उसमें क्या संभावनाएं देखते हैं, और अगर होते हैं तो इस घटनाक्रम का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तीसरा पार्ट ये मेरे कुछ सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब देखिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है, इसकी जो सैनिक शक्ति वो भारत के मुकाबले बिल्कुल बहुत ही कमजोर है। और ये हम और आप कहें ये कोई बड़ी, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान में बड़े ओहदे पर रहा और सेना का थल सेना का अध्यक्ष भी रहा, मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बस की नहीं है कि वो भारत से उलझ जाए। तो सैन्य शक्ति जो है, वो जिस आदमी के मुंह से ये बात आ रही है, यानी युद्ध की संभावना नहीं देखते, तो वो देखा भारत पाकिस्तान के वो सक्षम ही नहीं है युद्ध करने का है। चुनाव समय पर होंगे। अच्छा, चुनाव जहां तक चुनाव है, चुनाव ऐसा लग रहा था कि 10 मार्च तक की चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। कल आप जो है, ये युद्ध के दौरान एक दिन शांति होती है, दूसरे दिन धमाका हो सकता है। वो ऐसा है कि इलाका आपका, धमाका हमारा। वो भी ये कहते हैं कि इलाका आपका, धमाका हमारा। तो ये धमाके कब बंद होंगे और कब इलाके कब शांत होंगे, ये कहना अभी बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति के अंदर दोनों देशों को बिल्कुल खुद वो अपनी वो छूट रहती है कि वो अपने सैनिक कार्रवाई किस तरह करे। तो ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा है कि जब तक देश में जो चुनाव आयोग है, जब तक देश में इमरजेंसी नहीं लग जाए, तब तक वो चुनाव की घोषणा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। एक मिनट यार, चले तो